स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव समेत 7 अन्य लोगों के ठिकानों पर आयकर की टीम ने छापेमारी की है। रांची के अशोकनगर रोड नंबर 4 के सामने स्थित सुनील श्रीवास्तव के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आयकर की टीम सीआरपीएफ जवानों के साथ सुनील श्रीवास्तव के अलावा जमशेदपुर में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की। स्थानीय लोगों ने बताया है कि आयकर विभाग की टीम सुबह करीब 6 बजे रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित सुनील श्रीवास्तव के आवास पर पहुंची। सुनील श्रीवास्तव का आवास अरगोड़ा के रामदेव विहार सोसाइटी में है। आपको बता दें कि सुनील श्रीवास्तव झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी बड़े नेताओं के बेहद करीबी हैं। सुनील श्रीवास्तव फिलहाल हेमंत सोरेन के वरिष्ठ निजी सचिव हैं और सुनील श्रीवास्तव की यहां पर आयकर विभाग की छापेमारी से पूरे झारखंड में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें आपको कि सीएम हेमंत सोरेन के करीबी सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये मोदी का नया भारत है। आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, अगर आपके खिलाफ कोई सबूत है तो एजेंसियां कार्रवाई करती है और ये चुनाव का समय है, इसीलिए सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। चुनाव में किसी भी हालात में पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और जहां भी एजेंसियों को सबूत मिलते हैं वह कार्रवाई करती है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोकारो में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के यहां हो रही इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर राजेश ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इनकम टैक्स विभाग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रही है। चुनाव में हार की हताशा के कारण केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल झारखंड में किया जा रहा है। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि चुनाव हार रहे हैं, लेकिन पिछले बार 25 सीट आई थी, इस बार 15 आने वाली है। इसी हताशा में इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें आपको, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे और भाजपा को बुरी तरह से चुनाव हरवाने का काम करेंगे। आजसू कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने विधानसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र जारी किया है। आजसू पार्टी सरना धर्म कोड के साथ अंतिम सर्वे खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने के संकल्प के साथ ही विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी है। करीब 20 पेज के आजसू के इस संकल्प पत्र के आवरण पृष्ठ पर सुदेश महतो की तस्वीर के साथ अब की बार रोजगार देने वाली सरकार का नारा लिखा है। आजसू ने संकल्प पत्र के जरिए राज्य की जनता को 30 गारंटी दी है, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह नारी सम्मान योजना के तहत देने का वादा किया और साथ ही संकल्प पत्र के मुताबिक हर परिवार को हर साल न्यूनतम 1,21,000 की आमदनी सुनिश्चित होगी। बीपीएल परिवार को 20 यूनिट मतलब 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, जबकि 6,000 से लेकर 25,000 तक की इंटर्नशिप राशि। निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को 30,000 रुपए सालाना नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए हर खेत किसान को मुफ्त बिजली और बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें आपको कि वृद्ध विधवा और दिव्यांग को 2,500 रुपए पेंशन। झारखंड आंदोलन के वीर शहीदों के परिवार को 10,000 रुपए प्रति माह। भूमिहीन खेतीहर परिवारों को 25,000 रुपए। कमजोर किसान परिवार को 12,000 रुपए प्रति वर्ष। आजसू के संकल्प पत्र के जरिए राज्य की जनता से 9 प्रमुख बिंदुओं पर वादा किया है। युवा रोजगार यानी कि युवा सरकार, सबको रोजगार से लेकर स्वराज से सुशासन तक का संकल्प लेते हुए आजसू ने महिला अधिकार, खुशहाल परिवार, किसानों की आय में सुधार, खुशियां अपार, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पर्यटन एवं खेलकूद विकास, झारखंडी भाषा, संस्कृति एवं विरासत की रक्षा, जल जंगल जमीन की रक्षा का वादा किया है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा है कि जिन आंतरिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, हम उसके जरिए सभी वादों को पूरा करेंगे और इसका काम भी करेंगे। बता दें आपको कि हमारा प्रयास होगा कि जो हमारा प्रयास है जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए धरती योजना चलाकर जमीन की खरीद होते ही म्यूटेशन सुनिश्चित की जाए। इतना ही नहीं, झारखंडी भाषाओं जैसे हो मंडारी और कुलमाड़ी
को 8वीं अनुसूची में शामिल कराया जाएगा और झारखंडी कला एवं संस्कृति कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने का वादा करते हुए सुदेश महतो ने कहा है कि झारखंड आंदोलनकारियों को 10,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी। बोकारो के चंदन क्यारी प्रखंड के चंडीपुर मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा 10 नवंबर को होनी है। इस जनसभा को लेकर चंदन क्यारी सहित निरसा, बोकारो, बेरमो, धनबाद, गिरिडीह, सिंदरी सहित आसपास के 10 विधानसभा के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ की जनता खुश है कि आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री चंदन क्यारी की धरती पर जो है वो कदम रखने जा रहा है और चंदन क्यारी की धरती पर कदम रख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी पीएम की चुनावी सभा को सफल बनाने के लिए गठित संचालन समिति के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। जिले, मंडल और प्रखंड स्तर तक के नेताओं के साथ बैठक कर सभी मंडल से अधिक कार्यकर्ता मतदान और मतदाता को लाने की रणनीति बना रही हैं और उधर प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली को लेकर जिले के प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी तैयार को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। शुक्रवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने ट्रायल मैदान में अलग जगह बने 3 हेलीपैड में वायुसेना ने हेलीकॉप्टर को उतारकर ट्रायल किया और वहीं एसडीओ चास प्रांचल ढाडा, डीएसपी चास प्रवीण कुमार सिंह समेत प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी ने सुरक्षा गेट, मंच, प्रवेश पत्र, अलग-अलग कॉटेज में बैठने की व्यवस्था, अतिवृष्टि विशिष्ट और साथ ही साथ सामान्य के प्रवेश निकास की व्यवस्था समेत अन्य तमाम गतिविधि को लेकर चर्चा की। बोकारो के चंदन क्यारी विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी उमाकांत रजक ने क्षेत्र के कई गांवों में भ्रमण कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रत्याशी उमाकांत रजक केंद्र सरकार पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। तो वहीं बता दें आपको कि बताया भी जाता है कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बारी बारी से जनता के बीच रखते हुए वर्तमान विधायक की नाकामियों को गिनाया भी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को आरा में कहा है कि हमने मुसलमानों के लिए काफी काम किया है, जबकि विपक्ष ने उन्हें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि मुसलमानों को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हमने काम किया है। मुसलमान समुदाय के लिए हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और मदरसों के शिक्षकों को वही सैलरी दी जो सरकारी शिक्षकों को दी जाती है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि विपक्ष ने सिर्फ मुसलमानों को वोट लिया है और उनका वोट लिया है, लेकिन कुछ काम नहीं किया है। मुसलमानों को देखना चाहिए कि मैंने कितना काम किया है। मुसलमानों को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मुसलमान विपक्ष के चक्कर में ना पड़े। हम जब तक हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी की सेवा करते रहेंगे। और वही बिहार की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि 1989 में भागलपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था और कुछ नहीं किया। हम लोग तो 2005 में आए, हमने जांच कराई, जो गड़बड़ थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि हमने महिला सशक्तिकरण पर भी काफी जोर दिया। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले हजारों ग्राम रोजगार सेवकों के सामने रोजी रोटी और परिवार को पालने का संकट है। सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर ग्राम रोजगार सेवक कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं और हालांकि उनकी मांगों पर अभी तक शासन प्रशासन की नजर नहीं गई है। इसी कड़ी में ग्राम रोजगार सेवक वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश उपाध्यक्ष सेवाराम गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ग्राम रोजगार सेवकों की तकलीफ पर ध्यान देने और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने की अपील की है। एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सेवाराम गंगवार ने सरकार से अपील की है कि ग्राम रोजगार सेवकों के लिए अलग से बजट आवंटित करें, प्रति महीने नियमित मानदेय सुनिश्चित किया जाए, इसके साथ ही उनका नियमितीकरण किया जाए और नियमितीकरण
होने तक ग्राम रोजगार सेवकों को प्रतिमाह 24,000 रुपए का मानदेय दिया जाए। साथ ही एचआर पॉलिसी का भी लाभ उन्हें मिले। एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सेवाराम गंगवार ने बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कहीं पर मानदेय बढ़ाने और कहीं पर एचआर पॉलिसी का लाभ दिया गया है, वैसा ही कदम राज्य सरकार को भी उठाना चाहिए। यूपी के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में एक रिफाइंड ऑयल गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग की सूचना जैसे ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को मिली तो दोनों टीमें मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के काम में जुट गई। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि मौके पर आग बुझाने के लिए लगभग 6 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने से अधिकारियों ने राहत की सांस ली है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बाबूगढ़ नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 में एक रिफाइंड तेल का गोदाम घनी आबादी में था, जहां आज सुबह गोदाम में धुआं निकालने पर लोगों ने इसकी सूचना गोदाम मालिकों और फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस को भी दी। इस आग में लगभग लाखों रुपए के सामान की जलने की आशंका जताई जा रही है। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सांसद और रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने रायपुर में भगवती चरण शुक्ल वार्ड, महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड और महामाया वार्ड में जनसंपर्क कर लोगों से आशीर्वाद लिया और आगामी उपचुनाव में समर्थन देने की अपील की। इसके साथ ही प्रत्याशी सुनील सोनी सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ रोड शो में भी शामिल हुए। रोड शो में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी और इस दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जनता से सुनील सोनी को विजयी बनाने की अपील की। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आपने लगातार कमल खिलाकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और आज एक बार फिर मैं आपसे कमल खिलाने की अपील करता हूं। आगामी उपचुनाव में 13 नवंबर को आप भाजपा को अपना समर्थन प्रदान करें और सुनील सोनी को विजयी बनाएं। इस उपचुनाव में भाजपा की विजय के बाद हम दोनों रायपुर दक्षिण के दोगुने विकास के लिए मिलकर कार्य करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोगुनी तेजी से रायपुर का चहुमुखी विकास का कमल निशान पर आपके वोट से संभव होगा। प्रत्याशी सुनील सोनी ने कहा है कि जन उत्साह और जन सैलाब देखकर कहीं कोई संदेह नहीं रहा कि रायपुर दक्षिण में इस बार भी कमल खिलने वाला है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज सभी समाचार चैनलों में एक समाचार दिखाई गई है कि अहमदाबाद साइबर सेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ फर्जी वीडियो एक्स पर शेयर करने के लिए एफआईआर दर्ज की है। यह खबर पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ कहीं भी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और न ही पीसीसी अध्यक्ष ने गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में कोई पोस्ट एक्स पर कभी शेयर किया था। रायपुर दक्षिण के चुनाव में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की सक्रियता से घबराई भाजपा के आईटी सेल ने इस फर्जी खबर को प्रचारित कर कांग्रेस अध्यक्ष की छवि खराब करने की कोशिश की थी और बताया भी जा रहा है पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने 31 अक्टूबर को बिलासपुर के जिला अस्पताल का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें एक व्यक्ति घायल अवस्था में अस्पताल के फर्श पर तड़प रहा था। डॉक्टर बातचीत में मशगूल थे, उसका इलाज नहीं कर रहे थे और ये वीडियो छत्तीसगढ़ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना था। पीसीसी अध्यक्ष के द्वारा इस मामले को उठाने के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और सरकार को नोटिस भी दिया था। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के एक्स पर किए गए पोस्ट पर किसी पायल गुप्ता नाम की महिला ने, जो गुजरात की हैं, उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया और उसमें इसे गुजरात की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना बताया था। इसके संबंध में अहमदाबाद साइबर सेल ने पायल गुप्ता के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की थी और इससे छत्तीसगढ़ के पीसीसी अध्यक्ष का कोई वास्ता नहीं है। भिलाई के वैशाली नगर के बीजेपी विधायक रिकेश सेन पर ग्रामीणों से बदसलूकी और धमकाने का आरोप लगा है।
विधायक पर कुरूद गांव के नकटा तालाब का नामकरण स्वर्गीय शारदा सिन्हा के नाम पर करने का विरोध कर रहे हैं और ग्रामीणों को धमकाने का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के तालाब का नामकरण करना है तो छत्तीसगढ़ के कलाकारों के नाम से होना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि स्वर्गीय शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती है, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इस तालाब का नाम स्वर्गीय देवदास बंजारे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पंथी नृत्य के धरोहर थे, उनके नाम से होना चाहिए। विरोध के बाद तालाब के नाम को मिटाया गया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर किया। शुक्रवार शाम बदमाश ने पुलिस जवानों को देखते ही उन पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी फायरिंग की और साथ ही साथ गोली लगने से बदमाश ढेर हो गया। पूरा मामला भिलाई के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर शुक्रवार को भिलाई का बदमाश अमित जोश मारा गया। गौर करने वाली बात यह है कि 12 साल बाद प्रदेश में एनकाउंटर किया गया। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने बड़ी सख्ती से कहा कि किसी भी हालत में कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। क्राइम डीएसपी हेम प्रकाश नायक ने बताया कि बदमाश अमित जोश भिलाई के ग्लोब चौक में हुए गोलीकांड का मुख्य आरोपी है। वो बीते कई महीनों से फरार था। पुलिस को उसके भिलाई आने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने तैयारी करते हुए आरोपी की घेराबंदी की और एनकाउंटर में मार गिराया। छत्तीसगढ़ की शक्ति में बड़ा हादसा हो गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरी वैन पलट गई, जिससे कि करीब 18 महिलाएं घायल हो गई हैं। इसमें 3 महिलाओं को गंभीर चोट आई है। इन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। ये सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वैन में सवार होकर 1 दिवसीय हड़ताल में शामिल होने जा रही थी, लेकिन हरसौद के गैस एजेंसी के पास अनियंत्रित होकर वैन पलट गई। हरसौद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खैरागढ़ जिले के ठेलकाढी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ससपुर दिल्ली के पास बीते 25 अक्टूबर को राजनाथ गांव के व्यवसायी के साथ हुए लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पूरे मामले का खुलासा आज एसपी त्रिलोक बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। बता दें आपको कि जिस तरह से पूरा मामला का खुलासा हुआ है, मामला खैरागढ़ जिले के ठेलकाडी थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीते 25 अक्टूबर को पीड़ित से लगभग 7,80,000 रुपए की लूट हो गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने ठेलकाडी थाना में की थी। और वही घटना के बाद से लगातार पुलिस पूरे मामले में अलग अलग टीम बनाकर जांच कर रही थी, जिसमें पुलिस को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लूट की घटना में 5 आरोपी गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों में से ईश्वर साहू पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 5,07,000 रुपए नकद, 1 बाइक, 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं बलरामपुर जिला मुख्यालय के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत ओबेरी गांव में कुएं में तैरता हुआ एक शव दिखने पर गांव वालों के बीच सनसनी फैल गई है। बताया भी जा रहा है कि सूचना मिलते ही बलरामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान ओबेरी पंचायत की चंचला सिंह के रूप में हुई है, जो 6 नवंबर को अपने घर से लापता अचानक हो गए थे और परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना बलरामपुर थाने में दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस की जांच लगातार जारी थी और 8 नवंबर की सुबह गांव वालों के घर के पीछे बने कुएं में चंचला का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। बलरामपुर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में बलरामपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे ने जानकारी ली है और पुलिस मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मृत्यु का कारण भी पता चल सकेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।